नमस्कार दोस्तों। बात कर रहे टाटा मंजा कार के ऊपर। हमने बहुत सारे मैकेनिक से बात किया, सिर्फ टाटा मंजा नहीं, उसके कॉम्पिटिटर जो अदर्स गाड़ियाँ इस प्राइस में और इस कंफर्टेबल में मिल सकते हैं सेडन शेप में, उसके बारे में। और काफ़ी सारी गाड़ियाँ चला के देखी, फैमिली मेम्बर्स में थी, उनसे बात करके देखी, ओनर से बात किया, और उसकी जो शॉर्ट समरी है और जो एक्चुअल टाटा मंजा खरीदने में जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं या जो जो चीज़ें देखनी चाहिए, वो हम उसके बारे में आज बात करेंगे, पर्टिकुलर टाटा मांजा के ऊपर। टाटा मांजा ये दो वेरिएंट में आती है, पेट्रोल वेरिएंट और डीजल वेरिएंट। पेट्रोल की जो एक ऑन एवरेज जो डिमांड है वो फिलहाल बढ़ी हुई है। उसके जो रीज़न से लोग सोचते हैं कि उसको एलपीजी कर लें या सीएनजी कर लें, वो बात ठीक भी है, लेकिन पर्टिकुलर टाटा मांजा पेट्रोल के बारे में अगर बात करते हैं तो कुछ उसमें बिंदु है जिस पे हम सोचना चाहिए। तो टाटा मंजा पेट्रोल गाड़ी एक ये BS3 में भी आती है और BS4 में भी आती है। तो BS3 जो गाड़ी है उसका जो माइलेज है तकरीबन है 15 टॉप माइलेज, और जो BS4 गाड़ी है उसका टॉप माइलेज है 13। तो प्रॉब्लम ये आता है कि BS6 के ज़माने में BS3 गाड़ी खरीदना थोड़ा अफोर्ड हो जाता है, और रही BS4 की गाड़ी तो उसका माइलेज काफ़ी कम है, सिर्फ 13 का है टॉप माइलेज। तो ये ऐसे पॉइंट हैं कि उसके वजह से टाटा मांजा पेट्रोल खरीदने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। तो ये टाटा मांजा पेट्रोल जो गाड़ी है ये मार्केट में फ़िलहाल काफ़ी सस्ती है और काफ़ी अनटच गाड़ी मिल जाती है। अगर आपको माइलेज का इशू नहीं है या BS3 भी चल सकती है तो इसके बारे में आप ज़रूर सोच सकते हैं। ये गाड़ी आपको अच्छी कंडीशन में मिल जाएंगी, और इसकी जो प्राइस रेंज है वो 1 से 1.25 लाख में अच्छी अच्छी कंडीशन की गाड़ी मिल जाएगी। 140 तक भी अच्छी गाड़ी मिल जाएंगी। और अब बात करते हैं टाटा मांजा डीजल के बारे में। डीजल गाड़ी BS3 में भी आती है और BS4 भी है। तो BS3 की जो गाड़ी है उसका माइलेज तकरीबन 18 है, 18। और जो BS4 गाड़ी है उसका माइलेज है नियर अबाउट 21। कुछ टाटा मांजा डीजल के जो मॉडल्स हैं उनके जो नाम है, मॉडल नंबर है, उसी में दिया होता है कि BS3 है या BS4 है। और जिसमें दिया हुआ नहीं है तो उसमें काफ़ी सारा कंफ्यूज होता है कि गाड़ी BS3 है या BS4 है। कुछ समय ऐसा भी होता है कि जो ओनर्स है उन्हीं को पता नहीं रहता कि ये गाड़ी BS3 है या 4 है। और जी, जो गाड़ियाँ उस समय रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्टर की हुई है तो उनकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर फीड की नहीं हुई है, मतलब एक्चुअल गाड़ी का मॉडल नंबर अलग है, फीड किया हुआ अलग है, उनके काफ़ी सारे इशू है। ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि गाड़ी BS3 है या BS4 है। तो एक तो आप मॉडल नंबर के ऊपर सर्च कर सकते हो कि ये मतलब उस रेफरेंस से कि गाड़ी BS3 है या 4 है। अगर वहाँ से भी यह मॉडल नंबर ही क्लियर नहीं हो रहा है तो और जो दूसरे हैं आप इंश्योरेंस देख सकते हो। तो इंश्योरेंस में भी इंडिकेट किया होता है ये गाड़ी BS3 है या BS4 है। कुछ समय ऐसा भी आता है कुछ गाड़ियों में जिसमें इंश्योरेंस में भी BS3 है या 4 है ये इंडिकेट नहीं है। ये चीज़ आपको इंश्योर करना है किसी भी डॉक्यूमेंट से। आप उसको ठीक से ओनर से बात करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स देखिए और BS3 या BS4 ये क्लियर कीजिए, उसके बाद में ही गाड़ी खरीदिए। टाटा मांजा की कुछ खूबियाँ हैं उसके बारे में बात करते हैं। पर्टिकुलरली टाटा मांजा डीजल जो गाड़ी है BS4, इसका जो इंजन है वो स्विफ्ट का इंजन सेम है, फिएट वाला दोनों भी इंजन आता है। तो इसके वजह से इंजन का कुछ भी काम है, कुछ स्पेयर पार्ट है, वो मिलने लोकल मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। और रही बात पर्टिकुलर टाटा मांजा कार के ऊपर, शॉकअप या अदर जो जो भी कुछ चीज़ें हैं, तो टाटा के स्पेयर पार्ट बाकी ब्रांड के कंपेयर में सस्ते हैं, इसलिए ये कार मेंटेन करना काफ़ी इकोनॉमिकल है। टाटा मांजा का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी आलीशान है।
गाड़ी बहुत आलीशान तरीके से चलती है, स्टेबल चलती है और कुछ लगता है कि हम कुछ बड़ी चीज़ चला रहे हैं। उसका जो मतलब गाड़ी को और उसका पिकअप भी काफ़ी अच्छा है। टाटा मांजा की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी हेवी है। तो ये चीज़ें और भी कुछ कार में मिल जाएंगे। टाटा मांजा को जो स्पेशल बनाती है वो उसका पीछे का सीट है, जिसमें 3 लोग काफ़ी आराम से बैठते हैं, जो कि बाकी कार में वो चीज़ें नहीं है। और टाटा मांजा जो है वो थोड़ा हाइटेड गाड़ी है। उसमें जब हम बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कुछ आलीशान गाड़ी में बैठ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम थोड़ा झुक के बैठ रहे हैं। ये गाड़ी इंटरनल स्पेस के बारे में काफ़ी बड़ी है। उसका जो बूट स्पेस है वो काफ़ी बड़ा है, जिसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आराम से बैठ जाती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो टाटा मांजा को स्पेशल बनाती है। बात करते हैं टाटा मांजा को जो यूज़ कार में जो कंपटीशन आ सकती है वो गाड़ियाँ हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो एक गाड़ी है होंडा सिटी। तो होंडा सिटी बाहर से लुकिंग में तो शायद टाटा मांजा को विन कर जाए, लेकिन इंटरनल टाटा मांजा ही विन होती है। क्योंकि टाटा मांजा को जो आलीशान सीट है वो होंडा सिटी का नहीं है। होंडा सिटी में जब हम बैठते हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम नीचे झुक के बैठ रहे हैं। और जिनको टाटा मांजा की आदत पड़ गई है उनको शायद ही होंडा सिटी पसंद आए। होंडा सिटी का और एक प्रॉब्लम है कि उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो उसके वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें आती है रोड के ऊपर। और एक गाड़ी है टोयोटा की इटोस। तो ये भी गाड़ी, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। टोयोटा का इंजन है, तो ये तो अच्छा ही इंजन है, नो प्रॉब्लम है। और मेंटेनेंस में ज़्यादा उसका मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेन करने में भी ठीक गाड़ी है। लेकिन जब हम 3 दोस्त उसके बैक सीट पे बैठे तो जो टाटा मानसा का कंफर्टेबल था वो उसमें नहीं था। बाकी गाड़ी ओवरऑल अच्छी है। और अगर आपका सिर्फ 4 लोगों का मतलब फैमिली है तो आप उस गाड़ी में भी सोच सकते हो। इस प्राइस रेंज में या थोड़ा बहुत इधर उधर हमने महिंद्रा की कोंटा भी देखी थी, जो इस प्राइस में और कहीं ना कहीं सूट हो रही थी। महिंद्रा कोंटा ये जो गाड़ी है इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और उसके शॉकअप काफ़ी स्मूथ है और उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो काफ़ी ऊपर है। तो कुछ लोगों का मानना है, थोड़ा बहुत हमने भी महसूस किया, कि उसका रोल बैक का इशू आता है। मतलब गाड़ी जब हम सडनली टर्न करते हैं तो वो झोल झोल मारती है। जो मान लीजिए कि आप ओवरटेक कर रहे हो, आपने सडनली गाड़ी टर्निंग किया तो उस समय गाड़ी आपकी ऐसा लग रहा है कि एक साइड से उठ गई है, एक चक्का ऊपर आ गया है। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर है, ये चीज़ें ध्यान में रख के गाड़ी ड्राइविंग करते हैं तो गाड़ी काफ़ी लग्जरियस है और 7 सीटर आ जाती है, तो ये उसका एक फ़ायदा हो जाता है। और एक गाड़ी कंपटीशन में थी, टाटा इंडिगो ECS। तो टाटा इंडिगो ECS की जो खासियत है उसका हो माइलेज है। उसका माइलेज अच्छा है, तकरीबन 23 के आसपास। और उसकी प्राइस भी ठीक है यूज़ कार में। और वो आपको 2013 या 2014-15 इस रेंज में भी मिल जाएंगे। लेकिन जो टाटा मांजा का जो इंटरनल जो लग्जरियस इंटीरियर है वो उसमें नहीं है। या लग्जरियस जो स्पेस है, जो बड़े बड़े सीट्स है, वो चीज़ है ही नहीं उसमें। तो टाटा मांजा जो है वो रियली एक प्रीमियम कार है। और यूज़ कार मार्केट में वो जो लग्जरियस अदर गाड़ी है उसके मुकाबले सस्ती है। और ये कार मेंटेन करने में काफ़ी सस्ती पड़ती है। पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं टाटा मांजा BS4 डीजल के बारे में। प्राइस की बात करें टाटा मांजा डीजल के बारे में, फर्स्ट ओनर प्रेफर कीजिए। और फर्स्ट ओनर और गाड़ी तकरीबन 40,000 से लेके 80,000 तक मिलती है, तो काफ़ी अच्छी है। और उसकी जो कीमत है 1,60,000 से लेकर 2.25 लाख के इस रेंज में आनी चाहिए। असल में इसकी जो कीमत है वो 1,70,000 1,60,000 अच्छी कंडीशन वाली गाड़ी, यही इसकी सही प्राइस है। लेकिन मार्केट मार्केट हो गया महंगा, इसलिए
1,70,000 की गाड़ी भी आपको शायद 2 लाख में खरीदनी पड़े। सिर्फ टाटा मंजा नहीं, सभी कारें। तो ये कार खरीदने के लिए जो रिसोर्स है उसमें का एक रिसोर्स है OLX। तो OLX जितने भी डीलर्स है या बेचने वाले हैं, इन चीज़ों का ये काफ़ी बड़ा हब है। जितनी भी बड़ी सिटियाँ हैं जैसे नासिक है, मुंबई है, पुणे है, यहाँ की जो कार डीलर्स हैं उनकी मोस्ट ऑफ लोगों की गाड़ियाँ OLX पर है। अगर OLX पे बात कर रहे हैं तो OLX के में आपको ख़रीदने के समय काफ़ी अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मतलब रॉन्ग पर्सन भी है जो आपको गलत बातें बताएंगे कि आप इतने पैसे डाल दीजिए फिर हम गाड़ी आपको दे देंगे, और यह आपको बताएंगे कि वो हम आर्मी से है और ऐसी ऐसी गाड़ी है, तुरंत बेचना है, बहुत सस्ती प्राइस बताएंगे, थोड़ा सा इतना एडवांस डाल दीजिए। तो समझ लेना कि ये तुरंत रॉन्ग नंबर है और ऐसे लोगों से दूर रहना है। OLX के ऊपर आप जब सर्च करोगे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो आप कितने लोगों से बात करोगे और किसने क्या कहा है ये समरी कैसे कलेक्ट करोगे। इसलिए मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने किया वो आपको थोड़ा शेयर करना चाहूँगा कि आप जो भी गाड़ी देखते हो उसकी जो प्राइस आपको सूटेबल लगती है उससे काफ़ी सारा कम प्राइस आप मैसेज में डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई गाड़ी है, आपको लग रहा है कि ये 1,80,000 तक मिलनी चाहिए, तो आप उसमें मैसेज में डालिए कि ये कार आपको सिर्फ 1,50,000 में चाहिए। तो इसमें क्या होगा, अगर ओनर ने उसकी जो प्राइस है वो 2,20,000 डाली है या 2,50,000 डाली है, जो भी कुछ डाली है, तो उसको समझ आए कि इस ये जो लेने वाले हैं उनकी रेंज काफ़ी नीचे है। तो उसके में एक होगा कि उनकी भी जो बॉटम रेंज है वो आपसे शेयर कर सकते हैं कि ये गाड़ी मुझे 1,90,000 में बेचनी है या जो कुछ है। तो आपको काफ़ी सारी आसानी हो जाएंगी, क्योंकि क्या होता है जो ओनर्स होते हैं उनको काफ़ी सारे फ़ोन आते हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं। और हम जो खरीदने वाले हम कितने लोगों से बात करें और उसी टॉपिक पे बात करें, तो हमें भी वो परेशानी हो जाती है। तो मैसेज में डालने से सामने वाले भी सोच के बता सकते हैं, हम भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। और किन से क्या बात हुआ है क्या नहीं हुआ है वो समरी कलेक्ट करना भी हमारे लिए एक सही हो जाता है। फिर पर्टिकुलर जहाँ हमें मिल रही है जिनसे बात हो सकती है तो पर्टिकुलर उसी वही बात फिर आगे बढ़ती है। बाकी OLX पे जब कार देखोगे तो नॉर्मल चीज़ें जो है जैसे कि जो फ़िल्टर्स है उसमें आप काफ़ी सारा फ़िल्टर कर सकते हो। उसमें कार के किलोमीटर्स है, नंबर ऑफ ओनर्स है, प्राइस रेंज है, डीजल पेट्रोल वर्जन, ये जो नॉर्मल चीज़ें ये तो हम सभी जानते हैं। तो OLX से जब गाड़ी खरीदोगे तब कार नंबर के रेफरेंस से ओनर का जो नाम है वो ऑनलाइन देखिए, और जो आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं वो ओनर ही है या एजेंट है, इसकी भी जानकारी लीजिए। और डॉक्यूमेंट के बारे में बात कीजिए, डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ आपके पास लीजिए, पूरा देख के ही आप प्रोसीड होइए। जब बात करते हैं डीलर से गाड़ी ले रहे हैं या OLX पे हम जो तस्वीरें देखते हैं, तो एक चीज़ें ध्यान में रखना है कि जो प्रोफेशनल बेचने वाले लोग हैं वो गाड़ियों को काफ़ी चमका देते हैं। मतलब जितने बारीक बारीक उसमें डेंट है या थोड़ी सी कुछ क्रैश है, तो ये सभी चीज़ें डेंटिंग पेंटिंग करके वो काफ़ी गाड़ी को चमका डालते हैं। तो एक लुक में हम सिर्फ लुक देख के ही गाड़ी को चॉइस करते हैं, ठीक भी है। और इंटीरियर का भी काफ़ी वो क्लीन कर कर देते हैं, उसका जो मैट है, ये सभी चीज़ें, या साइड पैनल है, जो स्टीयरिंग है, तो उसके वजह से गाड़ी की जो फ़ोटो में गाड़ी दिखती है वो काफ़ी क्लासिक दिखती है। तो क्लासिक दिखने में है लेकिन वो सही मायने में क्लासिक है या नहीं है, तो ये आपको वहाँ जाके ही देखना होगा। उसमें क्या देखना है, इम्पोर्टेंट चीज़ें ये थोड़ा बात करते हैं। उसमें इंजन का देखिए आप, उन इंजन का साउंड कैसा है, और इंजन में जहाँ से हम ऑयल लेवल चेक करते हैं उसमें से कुछ धुआं आ रहा है या ऑयल के कुछ बबल ऊपर आ रहे हैं, ये चीज़ें देखिए। साइलेंसर, और साइलेंसर में से काफ़ी धुआं आ रहा है या नॉर्मल है वो थोड़ा देखिए।
गाड़ी अच्छे से रेस कीजिए, उसके बाद में दोनों चीज़ें चेक कीजिए। गियर शिफ्टिंग कैसी हो रही है ये भी देखिए, स्टेयरिंग घुमाते समय कैसे लग रहा है ये भी देखिए। ये होगी मेन चीज़ें उसके बारे में। और सस्पेंशन देख सकते हो, तो सस्पेंशन जो है कार के, वो शायद इतने वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि अगर सस्पेंशन का कुछ प्रॉब्लम है तो मान के चलिए कि एक सस्पेंशन आपका तकरीबन 5,000 का है। तो ये चीज़ें कैसे, ये प्रॉब्लम आपको डिटेक्ट हुआ तो उसका आपको सोल्यूशन है कि इसमें इतना इतना खर्चा आने वाला है। लेकिन अगर कार की इंजन में प्रॉब्लम है तो वो खर्चा कितना लगेगा और आपका कितना वक्त जाएगा वो डिटेक्ट होने में, ये सब चीज़ों में। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें। इंजन के जो प्रॉब्लम है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। बाकी की जो चीज़ें हैं कि दरवाज़ा कोई लॉक नहीं हो रहा है, उसकी लॉकिंग नहीं हो रही है, या उसकी विंडोज़ ऊपर नीचे नहीं हो रही है, तो ये चीज़ें इतने मायने नहीं रखती है। टाटा मांजा का जो इन चीज़ों में जो मेंटेनेंस है वो बाकी कार के मुकाबले काफ़ी सस्ता है। और लोकल मार्केट में उसके अल्टरनेट ऑप्शन भी है, जैसे कि और चीज़ें हैं, सीट कवर है, साउंड सिस्टम है, ये चीज़ें सब रिपेयर होने वाली है। तो ये चीज़ें अगर डाउन भी है, लेकिन ये अगर गाड़ी उसको चलाइए, थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ते से चलाइए कि बॉडी में ओवरऑल वाइब्रेशन है या नहीं है, गाड़ी कैसी चल रही है, पिकअप कैसी ले रही है, ये सब चीज़ों को वैल्यू दीजिए। लेकिन जो इंटीरियर की जो चीज़ें हैं, जो आपको जो भी लगता है उसके कुछ ना कुछ मतलब ओवरऑल जब आप गाड़ी देखोगे तो किन चीज़ों को कितनी वैल्यू देना है ये आप पहले ही फिक्स कर लीजिए। तो इंजन को प्रायोरिटी दीजिए, स्टेयरिंग हो गया, गियर बॉक्स हो गया, इन चीज़ों को प्रायोरिटी दीजिए जो फंक्शन लेवल पे है। और जो बाकी की चीज़ें हैं उनको आप ध्यान में लीजिए, और उसी के रिगार्डिंग आप उसका गाड़ी का प्राइस कम कीजिए, ओनर से बात कीजिए कि इसमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, और उस हिसाब से उसको प्राइस सेट कीजिए। तो कार खरीदने में और एक ऑप्शन अब बहुत अच्छा है, जो कार 24 है। तो आजकल जो बहुत सारे डीलर्स हैं वो कंटिन्यूली वॉच रखते हैं कार 24 के ऊपर, जैसी अच्छी गाड़ी आती है वो बुक करते हैं। तो आप भी कार 24 के ऊपर गाड़ी का वॉच रखिए। उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी गाड़ी का वो समरी बता देते हैं, वही भी वहाँ भी आप टेस्ट ड्राइव दे के लीजिए। ये बाकी सभी चीज़ें ठीक से देखिए, और आपको प्राइस का क्या लगता है क्या नहीं, आप थोड़ा बार्गेनिंग कीजिए और कार को देखिए ठीक से। जो कार डीलर्स हैं उनसे कांटेक्ट करने का एक अच्छा तरीका है। तो मोस्टली क्या होता है, जो छोटी सिटीज़ हैं वो वहाँ के जो डीलर्स हैं, या बड़ी सिटी में भी, कि सभी के सभी डीलर्स कार 24 या OLX के ऊपर है नहीं। तो इन लोगों से कांटेक्ट कैसे करें, हम कितना घूमें, किस किस सिटी में जाएं, तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है। तो इसको एक शॉर्ट ऐसा कर सकते हैं कि आप एक सिटी चॉइस कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपने नासिक चॉइस कर लिया, तो यूज़ कार नासिक ये कीवर्ड्स डालिए गूगल मैप में, या कार बाज़ार नासिक, इस तरीके से। होगा क्या कि जितने भी यूज़ कार डीलर्स है या कार बाज़ार है वो हाईलाइट हो जाएंगे। तो हाईलाइटेड पे आप क्लिक कीजिए, आपको नीचे कहीं ना कहीं उनका मोबाइल नंबर मिल जाएगा। तो मोबाइल नंबर आप आपके मोबाइल में सेव कर लीजिए, सभी का सेव कर लीजिए, और सभी को मैसेज डाल दीजिए कि हाँ हमें ये गाड़ी चाहिए, फर्स्ट ओनर चाहिए, इतने इतने किलोमीटर चली हुई चाहिए। और उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि अगर ऐसी गाड़ी है तो आप हमें फ़ोटो भेजिए, प्राइस बताइए। तो इसमें आपका होगा क्या कि जो डीलर्स OLX से जुड़े हुए नहीं हैं, कार 24 के ऊपर जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो वो जो मार्केट है वो आपको मिल जाएगा। ये एक तरीका है। तो मतलब आप छोटे गांव में हैं, बहुत ही छोटे विलेज में हैं, तो इस तरीके से आप मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, ये जो बड़ी बड़ी सिटी है, यहाँ का जो मार्केट है हम घर बैठ के ही वो सर्च कर सकते हैं कि जो OLX और कार 24 के ऊपर नहीं है। एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। और एक है, फेसबुक के ऊपर देख सकते हैं आप, आपका जो आपको गाड़ी चाहिए उसका फेसबुक पे जो सेलिंग मार्केट है उसमें आप डालिए, तो नीचे कुछ ना कुछ आपको ऑप्शन दिखते हैं, तो वहाँ में आप एक नज़र देख सकते हैं। तो और आप देखिए आपके मनपसंद की गाड़ी
सही गाड़ी, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है, ये भी आप पहले सेट कर लीजिए। और जहाँ तक आपको अच्छी अपनी मनपसंद की गाड़ी नहीं मिलती सही कीमत में, तो आप मत लीजिए। अगर मिलती है तो लीजिए, नहीं मिलती है तो रुक जाइए, अगर रुक सकते हो तो। नहीं तो ये मान के चलिए कि थोड़ा बहुत पैसा आपको एक्स्ट्रा देना ही है, ये समय की मांग है। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि टाटा मांजा एक लग्जरियस गाड़ी है। उसमें वो जो गाड़ी है वो काफ़ी क्लासिक गाड़ी है और प्रीमियम कार है। ये टाटा मांजा जो कार है हमारे फैमिली मेम्बर में ऑलरेडी थी ये गाड़ी। और हम सोच रहे थे कि अभी कुछ अदर ब्रांड में भी जाए, तो इसके वजह से हमने कुछ गाड़ियों के बारे में बताया। और भी कुछ गाड़ियाँ थी उसको हमने ट्राई किया, उसके मेंटेनेंस के बारे में, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, बिल्ड क्वालिटी, ये जो बाकी की चीज़ें हैं, इस सब में हमने बहुत बहुत सोच के भी टाटा मांजा को कोई विन नहीं कर पाया। तो टाटा मांजा एक रियल में क्लासिक गाड़ी है और उसकी प्राइस रेंज भी काफ़ी अच्छी है, उसको मेंटेन करना भी बहुत सस्ता है। अभी इन गाड़ियों की बात कर रहे हैं तो हम वैगनआर या वैगनआर जैसी जो गाड़ी है, या सेंट्रो, के10, ये जो गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ियाँ मैंने जो अभी कुछ गाड़ियाँ बताई ये इनके कंपटीशन में भी नहीं है। तो ये जो गाड़ी है टाटा मांजा है, काफ़ी लॉन्ग रूट पे आप लेके जा सकते हैं, लग्जरियस गाड़ी है। अगर ये टाटा मांजा की रिव्यू में कुछ बातें अगर मुझसे छूट गई है तो कृपया कमेंट्स कीजिए। जो आप कमेंट्स करोगे वो चीज़ें मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद। थैंक यू।